नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से राज्यसभा टीवी के इस स्पेशल कवरेज पर, जहां पर बात आज दिन भर होगी बजट की, उसके तमाम आयाम की और भारत में किस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिहाज से आज का बजट अहम और किस क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस से। संसद में आज 2016-17 का आम बजट होगा पेश। 11 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे पेश। कृषि और उद्योग जगत में तालमेल बनाने की चुनौती। नौकरी पेशा लोगों को इनकम टैक्स की छूट सीमा में इजाफे की उम्मीद। टैक्स स्लैब में भी हो सकता है बदलाव। आर्थिक सर्वे में छूट की सीमा नहीं बढ़ाने की सलाह। वित्त मंत्री का मेक इन इंडिया को रफ्तार देने पर हो सकता है जोर। निर्यात को बढ़ाने के लिए हो सकते हैं कई ऐलान। स्वास्थ्य, रक्षा और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर होगा ध्यान। बैंकों का बढ़ता एनपीए वित्त मंत्री के सामने बड़ी चुनौती। सरकारी बैंकों की माली हालत सुधारने के लिए हो सकते हैं कई ऐलान। बैंकिंग सेवाओं के विस्तार पर होगा जोर। आर्थिक सर्वे के मुताबिक अगले वित्त वर्ष में 7 से पौने 8% रहेगी विकास दर। कृषि में बड़े बदलाव की जरूरत। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का महंगाई पर नहीं पड़ेगा असर। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली आज 2016-17 के लिए आम बजट पेश करने वाले हैं और एनडीए सरकार का ये तीसरा आम बजट है। हालांकि मौजूदा सरकार के लिए ये दूसरा पूर्ण बजट। वित्त मंत्री के सामने बजट में कृषि और उद्योग क्षेत्र की जरूरतों के बीच संतुलन सबसे अहम चुनौती होगी और इसके लिहाज से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बीच विकास के लिए सरकारी खर्च बढ़ाने और संसाधन जुटाने का भी लक्ष्य होगा। सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने और ज्यादा लोगों को कर दायरे में लाने पर भी वित्त मंत्री का जोर हो सकता है। लोकसभा में वित्त मंत्री 11 बजे बजट पेश करेंगे और इसके बाद इसे राज्यसभा के पटल पर भी रखा जाएगा। राज्यसभा टीवी में बजट से जुड़ी हर खबर, उसके तमाम पहलुओं पर हम लगातार आपको सीधा प्रसारण दिखाएंगे। हमारे स्टूडियो में एक्सपर्ट्स होंगे, उनके साथ साथ संवाददाता अलग अलग इलाकों में होंगे जो बताएंगे कि बजट को लेकर किस तरीके से इस वक्त जहन में सवाल हैं और उसके बाद क्या इम्पैक्ट है। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार यतीन अजावत हैं। स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से अखिलेश सुमन हैं और साथ ही साथ संसद भवन परिसर में प्रणव गोस्वामी हमारे साथ रहेंगे और मुंबई से मारिश हमारे साथ रहेंगे। और ये इस वक्त वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री आप देख सकते हैं। बजट जो आज पेश होना है उससे पहले वित्त मंत्रालय गए और उसके बाद इसकी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे और फिर संसद में 11 बजे वो इसे पेश करेंगे। और बजट में सरकार आने वाले 1 साल के लिए आर्थिक नीतियों का खाका पेश करेगी, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए सरकार के सामने कई चुनौतियां भी हैं। खुद प्रधानमंत्री मान रहे हैं कि इस बार का बजट उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली देश का आम बजट पेश करेंगे। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार का ये तीसरा बजट है। वित्त मंत्री के सामने इस वक्त कई चुनौतियां हैं। एक तरफ किसानों की परेशानी है तो दूसरी ओर उद्योग जगत की जरूरतें। दोनों के बीच संतुलन बड़ी चुनौती है। इसी तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुस्ती और घरेलू खर्च के लिए संसाधन जुटाने के लिए तालमेल बैठाना भी जरूरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि ये बजट खुद उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। 125 करोड़ देशवासी मेरी एग्जामिनेशन लेने वाले हैं। पता है ना? अरे भाई, कल बजट है, 29 फरवरी, ये लीप ईयर होता है। लेकिन हाँ, आपने देखा होगा, मुझे सुनते ही लगा होगा मैं कितना स्वस्थ हूँ, कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ। बस कल मेरी एग्जाम हो जाए, परसों आपकी शुरू हो जाए और हम सब सफल हो तो देश भी सफल होगा। दरअसल अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वित्त मंत्री मतदाताओं पर ज्यादा भार नहीं डालना चाहेंगे, लेकिन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद वेतन के बोझ का दबाव भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माना जा रहा था कि इसके लिए सरकार आयकर छूट की सीमा बढ़ा सकती है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 में इसमें बदलाव नहीं करने की सिफारिश की गई है।
वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में अरुण जेटली प्रणब मुखर्जी के साथ बजट की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वित्त मंत्री संसद पहुंचेंगे, जहां वो कैबिनेट मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस बैठक में बजट का छोटा सा प्रेजेंटेशन पेश होगा, जिसके बाद कैबिनेट बजट को अपनी मंजूरी देगी। 11 बजे देश के सामने वित्त वर्ष 2016-17 का बजट पेश करने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बजट को लेकर देश के आमजन में एक सवाल है कि आखिर क्या होगा आज के इस बजट में, लेकिन इस बजट को लेकर वित्त राज्य मंत्री ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने तैयारी बहुत की है, मेहनत बहुत किया है, आप लोगों की सेवा में हम लोग लगे रहे हैं और मार्गदर्शन मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का, तो ये सब हम लोगों की तैयारी। देखिए, हर बजट में यूनिक सर्कमस्टेंसेस रहते हैं, हर बजट में हम लोगों को कई सारे मुद्दे जो हैं उनको संभालने पड़ते हैं, तो मैं बजट की तुलना किसी और बजट से नहीं करूँगा। वो 11 बजे जब पेश होगा बजट तो आपको पता चल जाएगा कि इस बजट में हम लोगों ने क्या किया। चुनौतियां तो बहुत हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि क्या क्या चुनौतियां हैं और हमारी कोशिश रही है कि इन सब चुनौतियों को संभालते हुए देश की जनता के लिए जितना कुछ हम लोग कर सकते हैं हम लोग करेंगे। तो किसी भी बजट से तुलना करने से बच रहे हैं जयंत सिन्हा और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन उम्मीदें क्या हैं लोगों की, ये भी सुनिए। बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे टैक्स स्लैब में छूट होनी चाहिए और थोड़ी सी। युवा पीढ़ी के हिसाब से टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, जहाँ तक कि एजुकेशन में फ्री वाईफाई वगैरह, मतलब आईटी सेक्टर डेवलपमेंट करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। टैक्स में बेनिफिट दे, टैक्स कम करे, लोगों का महंगाई बढ़ते जा रही है तो लोगों को तकलीफ हो रही है। अपने जैसे मीडियम लोगों तो ठीक है, आम आदमी के लिए तो बहुत तकलीफ है ना। जो भी बजट आए उसमें आम आदमी के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा लायबिलिटी ना आए। तो लोगों की उम्मीदें हैं और वित्त राज्य मंत्री ने जो कहा कि चुनौतियां भी कई सारी हैं। और सबसे पहले अतीश, मैं आपके नज़रिए से कहें तो किस पर खास फोकस आपका रहेगा, जिस पर आप नज़र रखेंगे आज के इस बजट में? देखिए, 3 चीज़ें हैं जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। पहली है कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन। ये सीधा इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या रही पिछले साल में। ये लगातार पिछले 3 सालों से गिरती आ रही है। इस साल का टारगेट कोई 47,000 करोड़ रखा गया और इसमें शॉर्टफॉल होने वाला है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तो रेवेन्यू साइड पे होगी। दूसरी चीज़ एक्सपेंडिचर साइड पे है कि एक्सपेंडिचर साइड पे सरकार क्या अप्रोच अडॉप्ट करती है, ग्रोथ की तरफ चलती है या फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तीसरी चीज़ जो मैं देखना चाहता हूँ और मैं नज़र रखना चाहता हूँ वो है कि सब्सिडीज़ को डिलीवरी करने का तरीका क्या होगा, यानी कि जो अब तक सिस्टम कुछ जगहों पर शुरू किया गया, क्या उस पर सरकार दूसरे सेक्टर्स में आगे बढ़ती है। मैं लौटूँ आपके पास से पहले, तमाम हमारे जो संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। सबसे पहले अखिलेश तुमन, आप बीजेपी मुख्यालय पर हैं, यानी कि पार्टी के लिहाज से कहा जाए तो बहुत अहम है। और पार्टी की अगर मैं कहूँ अपनी उम्मीदें, क्योंकि आपके अलग अलग नेताओं से बातचीत हुई होगी, क्या कुछ संकेत वहां से मिल रहे हैं आज के बजट को लेकर? देखिए कविंद्र, बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उन राज्यों में चुनाव बिहार के चुनाव के बाद होना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। और सरकार के साथ उनकी आशा यह है कि जो आम आदमी को कोई असर ना पड़े। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह दिखने में मिली है कि जो कृषि इंश्योरेंस है, जो कृषि पर जो बीमा लगने की बात है, वो बजट के पहले अनाउंस हो चुका है। तो बजट में अब कृषि पर कुछ अनाउंस करना है, तो जैसा कि इन्होंने बोला, अरविंद सुब्रमण्यम ने बोला कि डाइवर्सिटी करनी चाहिए, एग्रीकल्चर को कैश क्रॉप्स में जाना चाहिए। तो देखना होगा कि इस पर क्या इंसेंटिव मिलते हैं। कृषि पर अभी तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो कृषि पर खर्च बहुत ही कम हुए हैं, कंज्यूमर अफेयर्स पे बहुत खर्च कम हुए हैं, यहाँ तक कि हेवी इंडस्ट्री के क्षेत्र में बहुत खर्च कम हुए हैं। तो जो रोजगार बढ़ाने वाले जितने इलाके हैं उन सारे इलाकों में पिछले बजट में खर्च बहुत कम हुए हैं। और तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को अगर लागू किया जाए तो 1,10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। तकरीबन उससे लाभान्वित होंगे तकरीबन 3 करोड़ लोग।
पूरे परिवार के सदस्यों की संख्या को जोड़कर मैं बता रहा हूं 3 करोड़ लोग प्रभावित होंगे। लेकिन उसके अलावा जो करीब करीब 100 करोड़ लोग हैं उन पर इसका असर जरूर पड़ता है, क्योंकि इन्फ्लेशन इससे बढ़ता है, महंगाई तुरंत जो रिटेलर्स हैं वो महंगाई बढ़ा देते हैं। तो इसका किस तरीके से सर्विस टैक्स में कमी करेंगे या इनकम टैक्स में कमी करेंगे, वित्त मंत्री के सामने ये बड़ी चुनौती है। और मैं आपको बताऊं कि यही चुनौती थी जिसके कारण वित्त मंत्री प्रधानमंत्री से आमतौर पे बजट का पूरा खाका बनाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं जनवरी के अंतिम सप्ताह में, उनसे बातें करते हैं, उनको बताते हैं कि क्या क्या बजट में हम लाने वाले हैं। लेकिन इस बार काफी देर हुई है और बहुत थोड़े दिन पहले वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को अपना पूरा खाका पेश किया है। तो मतलब उलझने थी इस बार के बजट में और यह बहुत ही रोचक एक होगा। बड़ी उलझन ये कही जा रही है अखिलेश, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी मुख्यालय में है कि सरकार इस बार क्या कॉर्पोरेट सेक्टर के लिहाज से कुछ अहम करने जा रही है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि पार्टी की शायद डिमांड ये है। क्या वाकई इसमें तथ्य आपको देखते हैं बहुत संक्षेप में? ना, निश्चित तौर पे पार्टी का डिमांड ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कितना इंसेंटिव देंगे, क्योंकि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वो सारे तकरीबन एग्रीकल्चर प्रधान देश हैं और उन लोगों को क्या सहूलियतें सरकार दे सकती है इसके बारे में। यूरिया का मामला है, यूरिया में सब्सिडी घटाने की बात अरविंद सुब्रमण्यम ने कही है अपने आर्थिक सर्वेक्षण में, लेकिन क्या सरकार यूरिया में सब्सिडी घटा सकती है, फ्री मार्केट में दे सकती है? जो लगता नहीं कि सरकार इस तरह का चुनौतीपूर्ण कदम लेगी, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो सीधे सीधे वोटरों पर प्रभाव पड़ता है। और दूसरी जो बात मेक इन इंडिया के थ्रू रोजगार बढ़ाने की बात थी, वह रोजगार बढ़ाने के लिए, वो मेक इन इंडिया को लाने के लिए कितना सरकार छूट देती है, कितने तरह के टैक्स सुविधाएं और उसको ग्रीन टैक्स में डालती हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या व्यवस्था कर सकती है, यह बीजेपी के लिए बहुत बड़ी, एक तरह से कहें कि तो फिंगर क्रॉस्ड करके बीजेपी के लोग चल रहे हैं। चलिए अखिलेश, मैं रुक करूंगा मुंबई के, जहां पर मारिशा हमारे साथ हैं और उद्योग नगरी में जिस तरीके की उम्मीदें मारिशा हैं, इस बार कहा यह जा रहा है कि सरकार के सामने बड़ी चुनौती यही है कि एग्रीकल्चर या फिर रूरल इंडिया और कॉर्पोरेट दोनों के बीच बैलेंसिंग। वहां से क्या संकेत मिल रहे हैं? इंडस्ट्री इस वक्त क्या कुछ बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है आज के बजट से? देखिए, हाँ, मैं ताज प्रेसिडेंट से बात कर रही हूँ। यहाँ पर सीआईआई का बैठक होने वाला है जो बजट व्यू करके अपना निर्णय बताएंगे कि उन्हें क्या लगता है। अब ये बजट कहा जा रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट के लिए मेक और ब्रेक बजट। 2 साल उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम थी, हमें यूपीए गवर्नमेंट का संभाल रहे थे, ये कर रहे थे, तो अब कह रहे हैं कि तीसरी साल में आपको उन्हें पूरा संकेत देना ही होगा कि इन लोग कॉर्पोरेट इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं। आई थी तो एक बड़ी मैंडेट आई थी कॉर्पोरेट इंडिया की तरफ से भी कि हमें एक ग्रोथ लेड इकोनॉमी चाहिए और हमें कंजम्पशन बढ़ाना है। तो ये तो 2 साल में हुआ नहीं है, तो ये बैलेंस अब गवर्नमेंट को बजट में दिखाना होगा कि इन लोग कंजम्पशन कैसे बढ़ाते हैं। प्रोजेक्ट क्लियरेंस कह रहे हैं कि अभी भी अटके हुए हैं, तो इसलिए बहुत जगह इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी कड़ी चुनौती है एनडीए गवर्नमेंट के सामने बजट में। हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर ही सबसे बड़ी चिंता या फिर मैं कहूं कि सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। अगर इंडस्ट्री के लिहाज से देखा जाए तो जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो जो संकेत करता हुआ दिखा है, तो क्या वहां पर ऐसा लग रहा है इंडस्ट्री को कि उनके लिए कुछ खास रियायतें यहां पर हो सकती हैं? देखिए, इस महीने की शुरुआत में ही सीआईआई के प्रेसिडेंट ने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने संकेत दे दिया है कि उन लोग चाहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया जाए, क्योंकि उन लोग देख रहे हैं कि 2 साल से इंडस्ट्री का ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, जिस हिसाब से मैंडेट मिला था एनडीए को। तो उस हिसाब से यहाँ पर तो सीआईआई बड़ी एकदम ठान के बैठी है कि क्या है कि इस बार कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट इंडिया के लिए तो करना ही होगा गवर्नमेंट को, नहीं तो उन लोग को यूपीए में जो इन लोग को सैडनेस हो रहा था बीजेपी गवर्नमेंट से, वो चल रहा है। जो गवर्नमेंट हाई पे आई थी वो कहीं गिर चुकी है, तो इसलिए एग्रीकल्चर के लिए तो हमें सरकार के आने के बाद, लेकिन आप जो बता रही हैं कि शायद अब तक जो उद्योग जगत है उसको ऐसा लगता है कि उसकी उम्मीदें ना पूरी नहीं हुई हैं और उनसे कहीं दूर हकीकत से नजर आ रहा है। मैं लौटूंगा आप दोनों के पास। जिस तरीके से उम्मीदों के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि पहले तो जो 2 बजट रहे हैं उस लिहाज से, और इस बार कहा जा रहा है कि मेक या ब्रेक, मतलब एक बड़ा क्रूशियल पॉइंट इस वक्त सरकार के सामने है। अगर मैं सिर्फ उद्योग जगत की बात करूं, फिजिकल डेफिसिट को लेकर अलग चर्चाएं हो रही हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर अलग एक जो संकेत दिख रहे हैं, लेकिन जो स्टेप सरकार कहती रही इससे पहले, क्या वाकई इस बार आपको लग रहा है कि वो उठाने का वक्त है और सही मौका है? देखिए, आपको याद होगा पिछले बजट में जेटली जी ने अनाउंस किया था कि जो कॉर्पोरेट टैक्सेशन की रेट है वो 30% से 25% लाई जाएंगी
ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो हो सकता है कि इस साल वो 30 से 29 करें, तो 1% कम कर देंगे उसको। उम्मीदों की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। उद्योग जगत की अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन उद्योग जगत की अपनी दिक्कतें हैं, और उसमें से कई दिक्कतें उनकी अपनी खड़ी हुई हैं, खुद की खड़ी हुई। हाँ, उन्होंने खुद खड़ी की हैं। और वो सबसे बड़ी दिक्कत जो उन्होंने खड़ी की है वो है उधार की, मतलब जो डेट का उन्होंने क्राइसिस क्रिएट किया है इस देश में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट ख़त्म हो चुकी हैं एनपीएस से, उनकी खुद की बैलेंस शीट डेट ओवरहैंग से इतनी हैवी हो गई हैं कि वो आगे निवेश नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में वो क्या मांगे, वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुई है, तो वो सिर्फ कंजम्पशन लेड डिमांड की मांग कर सकते हैं। कंजम्पशन लेड डिमांड का क्या मतलब हुआ कि सरकार को सिर्फ आप और हमारी जेब में पैसा नहीं डालना पड़ेगा, उसको 40 करोड़ किसान की जेब में भी पैसा डालना पड़ेगा। जब वो 40 करोड़ किसान की जेब में पैसा डालेंगे तब कंजम्पशन साइकिल रिवाइव होगी। यानी आप ये कहना कि जो इंडस्ट्री भी है, अगर उसको आगे बढ़ना या दौड़ना है तो अब उसकी उम्मीदें भी जाकर किसान पर टिक जाती हैं। बिल्कुल, वो कनेक्टेड हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी ड्राइव होगी लार्जेस्ट पॉपुलेशन बेस से। वो सिर्फ सैलरीड इनकम के टैक्स कम करने से हम लोग कंजम्पशन नहीं ड्राइव कर सकते। देखिए, आप देखिए, मनरेगा का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट था वो था कंजम्पशन लेड डिमांड क्रिएट करना। जो मोटरसाइकिल, स्कूटर, वाइट गुड्स की जो डिमांड रूरल इंडिया में खड़ी हुई पिछले 7 साल जब मनरेगा चला, वो मनरेगा की वजह से खड़ी हुई है। मतलब जो आदमी साइकिल पे चलता था उसने मोटरसाइकिल खरीद ली, जो मोटरसाइकिल पे चलता था उसने बोलेरो और स्कॉर्पियो खरीद ली। तो वो एक मतलब अपने आप में कंजम्पशन लेड डिमांड है। तो वो उसी की तरीके से इनएफिशिएंट है, कंसोलिडेट करती है करप्ट हैंड्स में डिमांड को, बट डिमांड तो है डिमांड। यानी कि रूरल इंडिया इस बार फोकस हो सकता है जिस तरह की उम्मीद है, और वही एक जो रास्ता दिख रहा है सरकार के सामने। तो बहुत अहम होगा कि जब 11 बजे वित्त मंत्री बजट का पिटारा खोलेंगे तो उसमें क्या निकलता है। उस बजट को लेकर आम जनता कई तरह के कयास लगा रही है। माना यह भी जा रहा है कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बजट में सिंचाई और ग्रामीण सड़क से जुड़ी तमाम योजनाओं को प्राथमिकता दे सकती है। कृषि सेक्टर को आर्थिक मदद देकर सरकार ग्रामीण आय और खपत को बढ़ाने की कोशिश कर सकती है, जिसका इशारा हमारे खास मेहमान नीतीश ने किया। लगातार दूसरे साल खराब मॉनसून, जरूरी चीजों के दामों में वैश्विक गिरावट के चलते कृषि क्षेत्र में नरमी छाई रही है। फसल पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। लेकिन जानकारों का मानना है कि सिंचाई सुविधाओं के और विस्तार की जरूरत है। आगामी बजट में सरकार का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर विशेष जोर रहेगा। कि वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, उस पे पैसा ज़्यादा लगाइए, 1 मिलियन टैंक्स स्टोरेज टैंक्स बनाइए, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को इंफ्रास्ट्रक्चर लेंडिंग स्टेटस दीजिए। उसी हिसाब से जब आप जाएंगे मार्केटिंग पे तो हमने प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट की बात करी है। गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इस बजट में भी 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का प्रावधान कर सकती है, जिससे मई 2019 तक 1.5 लाख से ज्यादा बसाहटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। Needs the rural connectivity as a more urgent requirement. With the highways, although the highway construction and the money that's been pumped into it has been largely responsible for the increase in public investment this year, which in turn has driven economic growth. कई वजहों के चलते पिछले कुछ सालों में कृषि क्षेत्र की स्थिति खराब रही है, इसलिए आगामी बजट में सरकार की नीतियों और सुधारों पर सबकी नजर है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। हमने इस रिपोर्ट में देखा है कि असल में कृषि सेक्टर जो है वो किस तरीके से अहम और सरकार क्या कुछ कर सकती है जिसकी उम्मीद है। लेकिन नीतीश, आपकी नज़र में एक कोई बड़ा ऐसा स्टेप आपको लगता है जो सरकार को लेना चाहिए आज के बजट में अगर रूरल इंडिया पर फोकस करना है तो? देखिए, कृषि अपने आप में एक बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से आप जानते हैं कि किसान की हालत एकदम ख़त्म हो गई है। खेती से अब कमाई नहीं हो सकती। खेती से पर एक
जॉइंट फैमिली है, आप जानते हैं गांव में परिवार बड़े होते हैं, एक परिवार नहीं चलता। औसतन ये होता है कि एक आदमी खेत में काम करता है और 2 आदमी शहर में जाके छोटी नौकरियां करते हैं, 5,000 10,000 की नौकरियां करते हैं और वो पैसा वापस गांव में भेजते हैं जैसे परिवार चल सके। ये आज की स्थिति है, इसे नकारा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी हटा दीजिए, ये पैसा इधर कर दीजिए, ये पैसा उधर कर दीजिए। आपके पास एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए, एग्रीकल्चर को वाइबल करने के लिए प्लान होना चाहिए। इस पे मतलब लोगों ने कागज पिछले 15 साल से काले किए हैं, हजारों कमीशन की रिपोर्ट आई हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम नहीं हुआ अब तक कोई, क्योंकि एग्रीकल्चर को रिवाइव करना एक मतलब अगर आप मिशन सोचे ना, आपने स्किल इंडिया कर लिया, आपने मेक इंडिया कर लिया, एग्रीकल्चर कहाँ गया भाई साहब? सबसे बड़ी तादाद में जहाँ पे आपके लोग देशवासी जुड़े हुए हैं, जिनकी आमदनी नहीं हो रही है, उनके लिए आपने कहाँ एग्रीकल्चर इंडिया किया? यानी आप कह रहे हैं कि जिस तरह के स्टार्टअप की बात करी सरकार, स्किल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, ये सब इसी तरह 15% की पॉपुलेशन के लिए इसी तरह का एक बड़ा मिशन आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर के अगर शुरू होना चाहिए। मैं एक और सेक्टर की बात करना चाहूंगा यहाँ पर, जो है कि रक्षा क्षेत्र, जहां पर भी बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस क्षेत्र में महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कुछ अहम कदम उठा सकती है। 10 लाख सैन्य कर्मियों के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। सेना की जरूरतों के अलावा आंतरिक और बाहरी खतरों के मद्देनजर सैन्य बजट बढ़ाने की मांग लगातार होती रही है। सैन्य जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता ज्यादा है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सैनिक साजो सामान आयात करने वाला देश है। Make in India announcement, what started happening is all the programs which the government today is taking a decision, decisions are being made in favor of Indian private industry. We certainly see an increase on defense budget on an average. If we look at the long-term trends, defense budgets do grow about 10 to 12% every year. भारत के सैन्य बजट का 70 से 80% हथियारों की खरीद पर खर्च होता रहा है। हालांकि पिछले 2-2.5 साल में इसमें 60% तक कमी आई है। सरकार अगले 5 साल में सैन्य आयात को कुल रक्षा बजट का 50% से नीचे लाने की कोशिश में है। But that's unlikely to happen in a very short term. That's going to happen over a medium to long term. Because even if you start setting up manufacturing processes for making the defense equipment, it'll take a while. Money will be spent on acquiring equipments which are manufactured within the country. इस साल भारत का रक्षा खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो सकता है। सरकार चाहती है कि रक्षा जरूरतें पूरी करने में घरेलू उत्पादक मदद करें। इससे लंबे समय में सरकार और उद्योग दोनों को ही फायदा है। पलक शर्मा, राज्यसभा टीवी। अखिलेश जी, अगर मैं पिछले 1 साल के दौरों की बात करूं, प्रधानमंत्री के दौरे हों या फिर दूसरे अहम देशों से आने वाले यहाँ पर हमारे राजनेताओं की बात करूं, डिफेंस सेक्टर प्रमुखता रहा है और मेक इन इंडिया के जरिए जो कि एक बड़ा खर्च था उसे कम करने की कवायद भी होती रही है। इस सेक्टर को लेकर किस तरीके की सुगबुगाहट दिखती है आज के बजट में? देखिए, जैसा कि बीजेपी का भी मानना रहा है, रक्षा और सुरक्षा उनकी एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजिकल पोजीशन रही है कि हम रक्षा और सुरक्षा को काफ़ी मजबूत करेंगे। लेकिन पिछली बार के बजट के खर्च को देखें तो 20 से 25% से ज़्यादा खर्च नहीं हुए हैं रक्षा सामानों की खरीद में। तो यह जो एक अड़चन दिख रही है, जैसे राफेल डील आपने सुना होगा, राफेल डील में खरीदते खरीदते यूपीए के समय भी हुआ, एनडीए के समय भी हुआ, मोदी जी के समय में भी हुआ, लेकिन राफेल डील अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो एक तरह से कहें कि विदेशी दौड़ों में प्रधानमंत्री ने जो भी किया है, और विदेश मंत्रालय की जहां तक बात करें तो उसका भी खर्च जो पिछले बजट में था 40% से ज्यादा नहीं खर्च हुआ है। तो जो खर्च करने में हाथ को खोलने की जरूरत है, पिछले वित्तीय वर्ष में उस तरीके से हाथ नहीं खोला गया है। तो एक सुगबुगाहट आप कह सकते हैं कि सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत नहीं, बल्कि ऑफ द सेल्फ जहां जो सामान बने पड़े हैं उन सामानों को लाकर देश की रक्षा जरूरतों से संपन्न किया जाए और उनके बारे में देश की जनता को भी बताया जाए, ताकि देश की जनता को यह महसूस
महसूस हो कि रक्षा के मोर्चे पर हम सशक्त स्थिति में हैं। तो मुझे लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं कि सिर्फ मेक इन इंडिया के जो अड़चने हैं उसको दूर करने के उपाय तो किए ही जाएं, साथ साथ जो सीधे सीधे खरीदने की बात है उसको भी जोर दिया जाए, ताकि रक्षा जरूरतें जो हमारी हैं, रक्षा के जो सामान हैं, रक्षा के जो आयुध हैं, उन सारे को कमी को पूरा किया जा सके, क्योंकि इस पिछले बजट में इस बात की कमी दिख रही थी साफ साफ। कभी यतीश, डिफेंस सेक्टर के लिहाज से अगर कहा जाए, क्योंकि जो अखिलेश ने कहा वाकई आप एग्री कर रहे हैं, या फिर कुछ नई और चीज़ें आपको लगता है कि इस बजट में आज वित्त मंत्री शायद रखें? देखिए, डिफेंस बजट के 2 पार्ट हैं। एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसमें आती है बड़ी डील, जिसमें जैसे रफाल का आपने पूरा क्राफ्ट खरीदना है, कई क्राफ्ट करना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जिसमें आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, एमुनेशन है, बॉडी आर्मर है, तोपों के लिए गोले हैं, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आते हैं। दोनों में कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो आपने नई डील साइन करने में दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत क्या है, कभी कंपनी की तरफ से है, कभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है, पर नई डील नहीं साइन हो पा रही। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में जहाँ पे आप स्वदेशी भी खरीद सकते हैं और विदेशी भी खरीद सकते हैं, वहाँ पे भी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री वो डिसीजन नहीं ले रही। कारण नहीं पता कि वो तोप के गोले, वो एम्यूनेशन की रिक्वायरमेंट, वो जवानों के लिए वो बुलेट प्रूफ वेस्ट, वो क्यों नहीं ली जा रही। बजट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है। रफाल की डील इस बजट में नहीं एलोकेट होगी पूरी, वो ओवर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स 10 ईयर्स डिलीवर होगी। उसकी पोर्शन अगर हम देखें लास्ट 5 साल, ये एनडीए की ही दिक्कत नहीं है, ये रक्षा मंत्रालय के, सरकार कोई भी रही हो, आप कह रहे हैं कि दिक्कत सरकार कोई रहे, रक्षा मंत्रालय के बाबुओं की दिक्कत है कि वो इसको खर्च नहीं कर पाते। तो वो एक डर है, एक संदेह का वातावरण है कि कोई भी खर्च करेगा तो उस पर कहीं ना कहीं गाज लग सकती है। तो दिक्कत वो है, बजट की दिक्कत नहीं है। बजट की दिक्कत नहीं, क्योंकि बीजेपी के कई नेताओं के मैंने बयान देखे थे पिछले अगर 2-3 महीनों में मैं कहूँ तो, फोकस जिसका जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी कि मेक इन इंडिया की बात वो कर रहे हैं, निवेश बढ़ाने की बात हो रही है, और उसके ज़रिए उनका एक सपना है कि न सिर्फ स्वदेशी होगा बल्कि हमारे जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे और उस पैसे को हम डाइवर्ट कर सकेंगे दूसरी जगह। वाकई ये हकीकत के करीब है कि दूर है? ये अभी तो हो नहीं सकता। आप सोचें कि कल मैं हेलीकॉप्टर बनाने लगूँ और परसों मैं तोप बनाने लगूँ और नरसों में फाइटर एयरक्राफ्ट बना लूँ, ये तो होने वाला नहीं है। ये तो मतलब आपको बच्चा ही बता देगा कि एक मतलब गाड़ी बनाने के लिए 3 साल 5 साल तो प्लांट लगाने में लग जाते हैं। ये दूसरी बात कि वो किस कंपनी से टाइप किया, उससे क्या कोलैबोरेशन किया, तो ये आगे की है। मतलब ये आप सोच लीजिए, ये 3 साल मेक इन इंडिया डिफेंस में की जो कहानी है वो 3 साल बाद लिखी जाएगी कि क्या हुआ, किससे इन्होंने खरीदा और उसने क्या दिया। अभी तो अगले 3 साल तक जो आपकी खपत है, खर्च है, वो विदेशियों के साथ ही होनी है। उसमें ठीक है, आप उसका एक कंडक्ट पॉइंट मतलब कोई हिंदुस्तानी कंपनी किसी विदेशी कंपनी से मिल बैठ के जॉइंट वेंचर बना ले और खरीदारी उसमें हो, लेकिन उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, खरीदारी हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 से 5 साल लगेंगे, इंतजार करना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा मतलब आप ढकोसला भी है कि मतलब हिंदुस्तानी और विदेशी कंपनियां भी फ़ायदा उठाएंगी और हिंदुस्तानी कंपनी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगी क्योंकि सरकार की नीति है कि स्वदेशी कंपनी से खरीदा जाए। और एक जो सबसे बड़ी चिंता अब तक रही है वो है कि पैसा आएगा कहाँ से, क्योंकि इंटरनेशनल सिनेरियो जो दिख रहा है उस लिहाज से अगर नीतीश मैं कहूँ, जो कदम सरकार के लिए सबसे अहम इस वक्त दिख रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक बड़ी मंदी की तरफ तमाम देश बढ़ रहे हैं, संकट शुरू हो सकता है या शुरू होता दिख रहा है, उस लिहाज से इस बजट में आप क्या देखते हैं कि क्या प्रिकॉशंस होंगे, या फिर भारत उससे जैसे कि बयान आते रहे वित्त मंत्री या फिर मैं कहूँ कि रघुराम राजन के कि भारत अभी से दूर है और हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है? देखिए, उनका काम है ये कहना कि भारत इससे दूर है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो देश के आरबीआई के गवर्नर हैं। वित्त मंत्री का ये कहना ज़रूरी है कि भारत इससे दूर है और हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत कोई इन देशों से कटा नहीं हुआ। भारत की स्थिति कुछ मानने से पूरी तरह साफ नहीं है।
2-3 साल से आप देख रहे हैं कृषि की हालत, आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जारी है। सीमेंट, स्टील, आयरन और कोल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्रेश कैपेसिटी क्रिएट हुई है, यानी कि कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है पिछले 3 सालों से। सीमेंट में तो पिछले 5 सालों से नहीं हुई है। रियल एस्टेट सेक्टर बैंकरप्ट है, ख़त्म है एक तरह से। कंपनीज प्रोजेक्ट बेच रही हैं। ये चीज़ मैक्रो लेवल पे दिखती नहीं है, क्योंकि ये वो 5% और 7.5% के जीडीपी के आंकड़ों में छुप गई है। अब आप उनको कितना भरोसा है उन आंकड़ों पे, वो तो भगवान ही जाने। पर चिंता की तो ज़रूरत है, और चिंता की ज़रूरत मेरे हिसाब से चिंता उतनी होनी चाहिए जो 91-92 के माहौल में मनमोहन सिंह को हुई थी या नरसिम्हा राव को हुई थी। वही चिंता आज प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को होनी चाहिए। मैं इस चिंता पर लौटूंगा और जानूंगा ये भी आपसे कि असल में इसको लेकर किस तरीके के स्टेप्स आप देख सकते हैं आज के बजट में, इससे हम समझें कि वाकई सरकार चिंतित है और उसको लेकर कुछ कदम उठाती दिख रही है। उससे पहले हम चलेंगे दिल्ली में, हमारे सहयोगी रविंद्र शिरोणा इस वक्त हैं जो कि CIA में मौजूद हैं। और वहाँ पर रविंद्र, बजट को लेकर कहा जाता है कि अगर समझना है कि चिंता क्या है और ये भी समझना है कि दिशा क्या है, तो शायद CIA से बेहतर कैंप नहीं हो सकता है। इस वक्त उस कैंप में क्या चर्चाएं हैं और जो एक्सपर्ट हैं वहां पर मौजूद वो क्या इशारा करते हुए दिख रहे हैं? देखिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो लगातार यही उम्मीद कर रहा है, क्योंकि तीसरा बजट है ये जेटली जी की तरफ से आने वाला है, तो इसमें उनको बहुत उम्मीदें हैं। खासतौर पर जो प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं को इस बार पेश किया है पिछले एक वित्तीय वर्ष में, उनके तहत इनको इस बार उम्मीद है कि कम से कम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर अगर सरकार जोर दे तो, और ख़ासतौर पर जो ऑटो मार्केट है वो एक अजीब मंदी के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो डीजल इंजन का मामला हो या और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर रियल एस्टेट का जो मामला है वो मार्केट बिल्कुल बहुत कमज़ोर चल रही है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए चाहे लोक उपक्रम हो या प्राइवेट हो, उसमें इनको उम्मीद है कि जो है इनको टैक्स में रिबेट मिलना चाहिए अगर वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं। और कॉर्पोरेट टैक्स जो है, जो कि अभी 30% के आसपास बढ़ रहा है, उसको 23% तक रिड्यूस किया जाए। इसके तरह का एक मेमोरेंडम इंडस्ट्री की तरफ से दिया गया है। तो इन चीज़ों की तरफ से इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बार शायद जो बजट आएगा वो मार्केट की जो शेयर मार्केट है उसको भी कुछ ऊपर लेके जा सकता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार का बजट इंडस्ट्री के चेहरे पर कुछ खुशियां लेके आए, इंडस्ट्री के चेहरे पर खुशहाली ला सकता है। लौटेंगे आपके पास रविंद्र शिरोणा। बहुत अहम है कि जिस तरीके की उम्मीदें हैं, जो कि अतीश कह भी रहे थे कि उम्मीदों का कोई एक दायरा नहीं होता, आसमान से भी ऊपर उम्मीदें चली आती हैं। विशाल दहिया हमारे साथ पार्लियामेंट से जुड़ रहे हैं, संसद भवन से। विशाल, सबकी नज़रें पार्लियामेंट पर हैं और आप वहाँ पर मौजूद हैं। प्रोसेस ज़रूर शुरू हो चुका है वित्त मंत्रालय से निकलने का, और उसके बाद वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री राष्ट्रपति भवन जाएंगे, फिर कैबिनेट बैठक होगी। लेकिन वहाँ से जो सेंस है, अगर मैं पिछले पूरे सत्र के दरमियान या फिर तमाम स्पीचेस को आप कवर करते रहे हैं, क्या सेंस आपको मिल रहा है आज के बजट को लेकर? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के लिहाज से बहुत क्रूशियल भी हो सकता है, बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पर दिख सकता है। क्या वाकई आप ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है सरकार के लिए, और न केवल सरकार के लिए बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उन दोनों के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया था सरकार की तरफ से बीते शुक्रवार को, उससे जो संकेत मिल रहे हैं उनसे ऐसा जाहिर होता है कि सरकार को इस वक्त एक बहुत ही टाइट रोप वॉक करते हुए देखा जा सकता है। यानी कि सरकार के पास जिसे कहा जाए कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो लिमिटेड ऑप्शंस हैं, उन लिमिटेड ऑप्शंस में से सरकार को अपना रास्ता तलाशना होगा, जिससे कि आर्थिक घाटे की भरपाई हो सके, जो ग्रोथ रेट है उसे बढ़ाया जा सके। और ये दो सेक्टर, ये दो क्षेत्र जिनकी आपने बात की, कृषि और उद्योग, इन दो क्षेत्रों के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ नया किया जा सकता है, उस पर सबकी निगाहें होंगी। जहां तक संसद भवन की बात है, कविंद्र, आपसे ठीक कुछ समय पहले जो बजट है उसकी
पहली प्रति जो संसद भवन है उस तक पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक शुरू होगी यहाँ संसद भवन में, जिसमें औपचारिक तौर पर बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसे फिर 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट को पेश करेंगे। तो अब बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिस तरह से आप कह रहे थे, और हमारे जो गेस्ट हैं स्टूडियो में वो भी बता रहे थे कि उम्मीदों की कोई लिमिट नहीं होती है, उम्मीदों की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन निश्चित रूप से अलग अलग तबका जो है इस वक्त देश में, उसकी उन सारे तबकों की निगाहें इस वक्त संसद भवन पर टिकी होंगी। ठीक 11 बजे जब वित्त मंत्री अरुण जेटली अपना बजट का भाषण शुरू करेंगे तो उस पर टिकी होंगी कि उनके लिए इस बजट में क्या मौजूद होगा। विशाल, लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका अर्जुन राम जी। सबसे पहले तो मैं एक सांसद के लिहाज से अगर मैं कहूँ, आपकी उम्मीदें क्या दिख रही हैं और क्या फोकस आपकी नज़र में है जो कि वित्त मंत्री महोदय को आज संसद में बजट पेश करते वक्त रखना होगा? मैं पहले फोकस की बात करूं जी। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण और इकोनॉमिक सर्वे, ये बजट के लिए दो बेस डॉक्यूमेंट होते हैं जो इशारा कर देते हैं, दो इशारा भी करते हैं। उसमें एक ध्येय वाक्य था, आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में, गरीबों की उन्नति, किसानों की समृद्धि और रोजगार उपलब्ध कराना बेरोजगारों को। ये 3 ध्येय वाक्य थे। इसके आसपास बजट केंद्रित रहेगा। जहां तक सांसदों की अपेक्षा है, हर सांसद चाहता है कि मेरे क्षेत्र में जो एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, केसीसी है, उसमें सरकार जैसे कहती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो। जैसे केसीसी है तो केसीसी लेने के लिए और नवीनीकरण के लिए सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। यूरिया है किसानों के लिए, सिंचाई के साधन है, तो कृषि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसका दायरा बढ़ने की संभावना भी है, उम्मीद भी है, ऐसा लग भी रहा है। ये कुछ तमाम बातें हैं जो सांसद भी अपेक्षा करते हैं। कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें सांसदों की अपेक्षा रहती है, मेरे क्षेत्र में हैंडलूम क्लस्टर खुल जाए, इंडस्ट्रियल क्लस्टर खुल जाए, हैंडीक्राफ्ट का कोई सेंटर खुल जाए, कोई मेगा फूड पार्क खुल जाए। ये अपेक्षाएं भी रहती है। जिस जिस एमपीज के सेक्टर में ये क्लस्टर होते हैं उनमें कोई ना कोई सेंटर इस बार मिलेगा ही निश्चित रूप से, ये और मुझे भी उम्मीद है कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अब मैं आता हूं असल चुनौतियों पर। अर्जुन राम जी, जिस तरीके का अंतर्राष्ट्रीय माहौल है अर्थ जगत के लिहाज से अगर मैं कहूं, निवेश के लिहाज से अगर कहें तो कमोबेश तमाम देशों की स्थिति डामाडोल है। पैसा आएगा कहां से, और ये क्या एक बड़ी चिंता है, और इस चिंता से निपटने में आपकी सरकार किस तरीके से आगे बढ़ेगी? ये इसको हम चिंता नहीं कह करके हम चुनौती के रूप में ले रहे हैं। जैसे एक मैनेजमेंट में शॉर्ट एनालिसिस होता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके पास वीक पॉइंट क्या है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है और आपके पास थ्रेट क्या है। तो ये थ्रेट है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो मंदी है, लेकिन पिछले 2 साल में आपने देखा होगा मंदी का असर हमारे पे भी रहा। मानसून की जो बेरुखी है वो भी उसका भी असर रहा, लेकिन फिर भी हमने जीडीपी को 7% से ऊपर बनाए रखा। इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसने भी कहा 7.75 आपका जीडीपी बना रहेगा, 0.8% तक, 0.8% और बना रहेगा। लेकिन ये जो चिंता है मंदी वाली, बैंकों की स्थिति को लेकर के अखबारों में जो आ रहा है, ये चिंता है। लेकिन चिंता को और चुनौती को अवसर में बदलना, यही तो सरकार का काम है, और आज का बजट इस चुनौती को अवसर में बदलेगा। यतीश, क्या वाकई ये अवसर जरूर है सरकार के सामने, लेकिन इस अवसर में जो दूसरे फैक्टर हैं, मैं कहूँ सपोर्टिंग फैक्टर, क्या वो मुफीद हैं या फिर मैं कहूँ कि पॉजिटिव दिखते हैं जो सरकार कदम उठा सकेगी? एक होता है डेयरिंग बजट, उसके लिए एक पर्सनालिटी होती है कि डेयरिंग बजट कर पाएंगे कि नहीं। मैं आपको पहले बताया था कि ये अभी जो सिचुएशन है ये 91-92 से ज़्यादा अलग नहीं है। आपको ये 7-7.5% की नंबर दिख रहे होंगे, जमीन हालत ही 7.5% की नहीं है, वो 3.5-4% से ऊपर नहीं है। कृषि खत्म हो रही है, कृषक खत्म हो गया है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, 3-4 साल से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। ये क्या कहता है आपसे? वैश्विक मंदी को अलग भी रख दीजिए, आप कहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बाकी जो हो रहा है बाहर से पैसा
आए या ना आए, बेसिक फंडामेंटल तो आपका डोमेस्टिक है ना। डोमेस्टिक के लिए क्या चाहिए? डेयरिंग फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। उसको ये मतलब 2 कदम आगे बढ़ के चलना पड़ेगा, आधा कदम से काम नहीं चलेगा। तो चुनौती तो आपने रिकॉग्नाइज तो कर ली, एक्सेप्ट कर ली, करेंगे क्या वो आपको 2-3 घंटे में पता चल जाएगा। तो यही डिफरेंस होगा। तो आप कह रहे हैं कि चुनौती इस वक्त ऐसी है, जो हालात हैं, सरकार को या वित्त मंत्री महोदय को चाहिए कि वो लीक से हटकर कुछ कदम उठाएं। आप ये कहना चाह रहे हैं? करना ही पड़ेगा। आप समझिए कि ये 7.5% ये सब ख्वाब है, 3.5-4% की ग्रोथ है जमीन पे। कृषि खत्म हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं ग्रोथ नहीं देख रहा। मैंने आपको बताया, सीमेंट, स्टील, आयरन और कोल, फ्रेट की आपने ग्रोथ देख रही, रेलवेज की 2% की ग्रोथ आई थी। औसतन पिछले 10 साल में 6% की ग्रोथ है उनकी। क्या बताती है आपको? फॉल बताती, 6% से 2%। वो जीडीपी के नंबर में नहीं दिखता आपको। तो क्या है, चैलेंज है कि नहीं है? चैलेंज को आप क्या बैकफुट पे खेलेंगे और स्लिप्स में पास करेंगे, या फ्रंट फुट पे आके आप उसको छक्का मारेंगे? मेघवाल साहब, बहुत अहम जदीश कह रहे हैं कि चुनौती आपने देख ली है, लेकिन सवाल है कि क्या डेयरिंग बजट आप पेश कर पाएंगे आपकी सरकार? क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, आंकड़ों पर मत जाइए, उनका इशारा है, क्योंकि आंकड़े जो है वास्तविक जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत है, उससे थोड़ा दूर नजर आते हैं। देखिए, अब अगर किसी सरकार की आलोचना करनी है तो आलोचना के कई पॉइंट होते हैं। मैं अभी एक डिबेट में था कहीं कि कोई भी एक भी योजना धरातल पे नहीं उतरी मोदी जी की। जैसे ही मैंने पहल बताया, मैंने कहा मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, रेगिस्तान का इलाका है, गांव हो कस्बा हो। 2 साल पहले हम फोन करते थे, गैस नहीं आती थी भाई साहब, 1 महीना भी नहीं आती थी, 1.5 महीने में नहीं आती थी, कई बार 2-2 महीने नहीं आती थी। आज हम फोन करते हैं, दूसरे दिन ही वो पूछता है कब भेजनी है। तो कैसे नहीं कह सकता आप धरातल पर नहीं उतर रही है योजनाएं? इस बजट में भी कुछ ऐसी योजनाएं आएगी जो धरातल पे आपको दिखेगी, और दिख रही है धरातल पे। ठीक है, मंदी है, ये मानते हैं, फिस्कल डेफिसिट है, ये हम मानते हैं, 7th पे कमीशन की चुनौती है, ये भी हम मानते हैं, मिडिल क्लास की चुनौती है, ये मानते हैं। और ये कहना कि ये खाली आंकड़ा 8% का दिखा रहे हैं आंकड़ा, तो अब तक 91 से लेकर के या 52 से लेकर के आंकड़ा ही तो दिखा रहे थे लोग। आंकड़े के साथ आंकड़ा और धरातल पे कब फर्क कर रहे हो, मुझे तो पता नहीं पा रहा कि ये कह रहे 3-3.5% ही है, तो आंकड़ों से ही तो चलेगा ना। तो जीडीपी अगर वो कहेंगे 3%, तो हम 3% मान लेंगे। वो कह रहे हैं 7% से ऊपर आप ग्रो कर रहे हो, तो हमें एक बार तो मानना पड़ेगा ना। वो जो और एक मिनट बात करना चाहता हूं, जैसे सीमेंट की उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में अगर बढ़ोतरी होती है और प्रधानमंत्री आवास योजना में अगर बढ़ोतरी होती है इस बजट में, तो ये सारे सेक्टर जिसको ये कह रहे कि डंप है, ये सब ठीक हो जाएंगे। आपका रिवाइवल उनका हो सकता है। वो आंकड़ों पर जो उन्होंने सवाल किया उस पर मैं लौटूंगा, क्योंकि उसके पीछे की एक कहानी भी, उसके पीछे एक तर्क, लेकिन उससे पहले तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कि संसद भवन में जो आज का बजट है उसकी प्रतियां पहुंच रही हैं, और वहां पर जो मैं कहूं कि अब आगे का काम है कि इंतजार जो है वो कुछ कम होता दिख रहा है। ठीक 11 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और देखेगी तस्वीर कि असल में सरकार की योजना क्या है, देश को आगे बढ़ाने के लिहाज से, आर्थिक नजरिए से सरकार क्या करना चाहती है, सरकार का फोकस किस पर है, किस हिस्से पर है, क्या सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के लिहाज से कुछ अहम घोषणाएं करेगी, या फिर जिस सेक्टर को लेकर सभी कर रहे हैं, यानी कि सरकार हो या फिर विपक्ष या फिर आर्थिक जानकार, एग्रीकल्चर सेक्टर, रूरल इंडिया, उसको लेकर सरकार क्या कुछ करती है। क्योंकि तमाम जानकार ये कहते रहे हैं कि अब वही एक सेक्टर है जो कि उद्योग जगत के लिए मांग को पैदा कर सकता है, और जो कि विकास का पहिया, जिसकी रफ्तार धीमी होती दिख रही है दुनिया भर में, अगर उसे तेज करना है तो वही सेक्टर उसे पुश कर सकता है। वित्त मंत्री पहुंच चुके हैं संसद भवन, और जहां पर जैसा कि हमारे सहयोगी विशाल दहिया ने बताया था। विशाल, वित्त मंत्री वहां पहुंचे, और जैसे कि आपने कहा कि जो फॉर्मेलिटीज़ है, कैबिनेट बैठक होगी और उसके बाद उस पर मोहर लगने के साथ जो इंतजार है वो खत्म होगा और 11 बजे बजट पेश करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
जी बिल्कुल कविंद्र, आपसे ठीक थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और एक एक कर सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस वक्त संसद भवन पहुंच रहे हैं और 11 बजे जो वित्त मंत्री का भाषण होगा जिसमें बजट पेश करेंगे, वो उसमें जिस तरह से हमारे स्टूडियो में बैठे गेस्ट चुनौती और चिंताओं की बात कर रहे थे, तो एक और यहाँ महत्वपूर्ण बात है कविंद्र, वो ये कि अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है और ये जो अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में जो गणित है और जो आंकड़े हैं उनसे जो चुनौतियां और चिंताएं उभर कर सामने आती हैं, उसके अलावा राजनीति से जुड़ी हुई भी काफी बड़ी चुनौतियां और चिंताएं हैं सरकार के सामने इस वक्त। बोल्ड बजट होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना चाहेंगे वित्त मंत्री या नहीं, इन सब का जवाब इस बात में भी ढूंढा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से, खासतौर से पिछले कुछ महीनों से जिस तरह का राजनीतिक माहौल है और खासतौर पर सरकार को जिस तरह के राजनीतिक हमले झेलने पड़ रहे हैं विपक्ष की तरफ से विभिन्न मुद्दों पर, हम देखते आ रहे हैं कि लगातार तीसरा सत्र है जिसमें संसद का जो सुचारू रूप से चलना है उसमें बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। जो बड़े आर्थिक फैसले सरकार के, यानी कि जिन्हें कहा जाए कि जिन्हें रिफॉर्म्स कहा जा सकता है, रिफॉर्म्स स्टेप्स थे, जैसे कि जीएसटी से संबंधित जो बिल है वो सरकार अभी तक पास नहीं करवा पाई है। तो बजट में ये भी देखना होगा कि किस तरह से सरकार उस जो राजनीतिक अड़चने हैं उनको पार करना चाहती है और आगे किस तरह से बजट के अलावा जो रिफॉर्म्स सेक्टर से जुड़े जो रिफॉर्म से जुड़े जो बड़े कदम हैं उनको उठाने में कितनी सक्सेसफुल हो पाएगी। जी लौटूंगा आपका, विशाल नजर रखिए आप वहां पर और तमाम हलचलों के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन नीतीश, क्योंकि जिस तरीके का माहौल मैं कहूँ देश में, पॉलिटिकल माहौल की बात करूँ या फिर सोशल माहौल की बात करूँ, विशाल ने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीति और जो आर्थिक जगत है इसका रिश्ता बहुत गहरा है। इस बार के बजट को आप किस तरीके, राजनीतिक बजट ज़्यादा हो सकता है या फिर ये वाकई प्योर आर्थिक बजट हो सकता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि जेटली जी इसको कोई राजनीतिक रंग देने का सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से उनके वो समझते हैं इसमें कि चुनौतियां आर्थिक हैं और उनको आर्थिक तरीके से ही हल किया जा सकता है। उसमें राजनीति का तड़का डाल के जो दाल बनेगी उससे विवाद ही खड़ा होगा। तो अगर विवाद ना खड़ा हो तो बेहतर है, क्योंकि सिर्फ बजट ही Okay, sir, just on today's... Nobody is supposed to speak outside. Okay. Budget has to be presented in the House. Okay, okay. So what strategy will be there today in the Parliament? Just... Budget presentation, that's all. Okay, sir. Sir, yesterday PM has also said that today is a test for him, 125 crore people... Yes, it's a test for the entire country. We must all prepare well and see that the economy is pushed forward and all of us should combinedly fulfill our responsibilities. This is the PM's appeal to states and also to other wings of different ministries. We will all be doing it collectively. जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो कल कहा है और इसके जिक्र वेंकैया नायडू कर रहे थे, इशारा साफ दिख रहा है। मेरे को जो इशारा दिखा प्रधानमंत्री के कल मन की बात से, तो ये लगा कि उन्होंने मेरे ख्याल से जेटली जी के सामने भी, और कल नहीं, मतलब उन्होंने एक चुनौती रखी है कि देखो तुम्हारे सामने ये, तुम्हारे लिए भी ये टेस्ट है और ये देश के लिए भी एक इम्तिहान की घड़ी है। और इस घड़ी में देखिए, ये भाजपा, एनडीए और ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है। बजट अब इस साल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि आगे की रफ्तार, दुनिया तो खैर गिर रही है, यूरोप, यूएस, ब्राज़ील, रशिया सब ढीले हो रहे हैं, यहाँ तक कि चाइना भी। इस माहौल में हम राजनीति नहीं सोच सकते। इस माहौल में हम ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा का बजट है या एनडीए का बजट है या फलाना का जीएसटी बिल है या किसका है। इस समय इन सब पार्लियामेंट्रियन को साथ होना ही पड़ेगा। अगर नहीं हुआ ये, इसका असर हम अगले 7 साल तक देखेंगे। अगले 7 साल तक देखेंगे। अर्जुन राम साहब, जिस तरीके का यतीश इशारा कर रहे हैं, और मैं उसी का बार बार जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि किस तरीके से अब जिस सेक्टर की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बहुत दिनों से उसकी उपेक्षा होती रही है और हमारे तमाम अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अब वही एक सेक्टर है कि जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकता है। कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं और कैसे निपटने की योजना दिखती है पार्टी के लिहाज से? पहले तो मैं नीतीश जी के बात से सहमत हूँ कि जैसे विशाल अभी आपके पार्लियामेंट से कह रहे थे जी कि राजनीतिक भी इसमें क्या बजट में होगी क्या, बिल्कुल इस समय राजनीति वाला विषय ये
आम बजट नहीं होता है। और जैसे नीतीश जी ने कहा कि अर्थशास्त्र की चुनौतियों को अर्थशास्त्र के ढंग से ही निपटना चाहिए, और उसी ढंग से निपटने के लिए हमारे वित्त मंत्री जी तैयार हैं। और जो कल प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में जो बात कही कि ये हमारे लिए टेस्ट है, तो निश्चित रूप से ये टेस्ट है, क्योंकि हम 2 बजट पहले पेश कर चुके। ये 2016 का 17 का बजट है और 2019 में हमारे सामने चुनाव है। तो ये नींव रखेगा, 2016-17 का बजट 17-18 और 18-19 की नींव रखेगा। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए टेस्ट है। और देखिए, इस देश में दोनों सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर, समान रूप से कैसे बढ़े। जैसे गांव में रहने वाला आदमी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ता है तो गांव में रहने वाला आदमी खुशहाल होता है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। तो दोनों सेक्टर के बढ़ने की उम्मीद इस बजट में मुझे दिखती है, और मुझे लगता है कि जो देश की जनता की आशा और अपेक्षा है उसके अनुरूप ये बजट आएगा। लेकिन यतीश, जो सवाल कई बार सरकार की ओर से भी आया है, फिर मैं कहूँ कि अर्थजगत के लिहाज से, कि स्टेट के साथ जिस मैं कहूँ कि एक कोलैबोरेशन या फिर एक जो कदमताल की ज़रूरत दिखती है, वहाँ पर भी एक बड़ी लैप्सेस अब तक रहे हैं। कैसे आप अगर देखेंगे, अगर हमें वाकई आंकड़ों को धरातल में उतारना है तो? देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। जैसे मेक इन इंडिया है, मेक इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार प्लान बना सकती है, उसकी डिलीवरी कहाँ है? उसकी डिलीवरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एसडीएम है, जो पुलिस है, जो एक्साइज ऑफिसर है, वो ईज ऑफ बिजनेस करेगा। वो किसके कंट्रोल में है? स्टेट गवर्नमेंट के, और वो अपने आप में मालिक है। एसडीएम एक डिस्ट्रिक्ट का मतलब अपने आप को चीफ मिनिस्टर से कम नहीं समझता, क्योंकि वो कहता है कि ये तो मेरी पावर है, ये कंट्रोल। तो जब तक आखिरी लेवल तक, फाइनल लास्ट माइल कह लीजिए, जब तक उस लेवल तक ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आती कि ये कोई केंद्र सरकार का मॉडल नहीं है, ये कोई राज्य सरकार का मॉडल नहीं है, ये मेरे को अपनी डिस्ट्रिक्ट सुधारने का मॉडल है, और ये मुझे इसलिए नहीं करना क्योंकि किसी का निर्देश है, मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि ये मेरी परफॉर्मेंस जज करेगा। तब वो शायद बदलेंगे हालात। अब बदलेंगे हालात। मैं इस वक्त चलूंगा, राजीव गौड़ा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। राजीव साहब, बजट पेश होना है और अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, चुनौतियों की बात भी हो रही है, उम्मीदों की बात भी हो रही है, लेकिन आपके नज़रिए से, क्योंकि आप अर्थ जगत को भी बखूबी समझते हैं, क्या बड़ी चुनौती आपकी नज़र में इस वक्त दिखती है वित्त मंत्री महोदय के सामने? मेरे ख्याल में वो रूरल इंडिया होगा। एग्रीकल्चर में बहुत डिक्लाइन हुआ है, 2 साल मानसून फेल हुआ है, पर वी कैनॉट जस्ट कीप ब्लेमिंग द मानसून। व्हाट हैज द गवर्नमेंट डन? राइट फ्रॉम कटिंग MSPs, not ensuring that there is enough investment in rural capital formation, etc., you have found that the incomes going to rural India have dropped tremendously. MNREGA has been severely affected also, and so as a result, the purchasing power of the most vulnerable section of India, which is in rural India, has been hurt. You can see this in declining demand for tractors, declining demand for two-wheelers, etc. Now, about 50-60% of the population rural India में रहते हैं। उनके लिए अगर इस बजट में कुछ नहीं करता है फाइनेंस मिनिस्टर, तो हमारा कंक्लूजन होगा कि इस गवर्नमेंट में फार्मर्स के बारे में, किसान के बारे में और सब के बारे में, रूरल इंडिया के बारे में कोई चिंता नहीं है। ये सब ये जब हम करते थे ना सूट बूट वाले के सरकार है, ऐसा ही दिखाएगा। इट इज़ अ रियल चैलेंज, इट हैज़ टू बी मेट अर्जेंटली। इकोनॉमिक सर्वे में बोलता है अगर आज इस साल मानसून अच्छा होता तो हमारा नसीब अच्छा होगा। ओके, यू कैन नॉट लीव इट टू द मानसून, यू हैव टू हैव अ टारगेटेड स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन। क्योंकि राजीव, कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके का इंटरनेशनल सिनारियो है और जो निवेश की हालत दुनिया भर में है, उस लिहाज से एक डेयरिंग बजट और लीक से हटकर एक बजट की जरूरत है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं, और ऐसे में स्पेस कितना है सरकार के सामने? Okay,
ये ग्लोबल फैक्टर्स जो स्लो डाउन कर रहे हैं हमारा देश को भी, वो पहले से ही है। 2008 से द ग्लोबल फैक्टर्स हैव बीन देयर, बैड ग्लोबल फैक्टर्स, बट समहाउ यू हैव टू फाइंड अ वे टू मेक एन इम्पैक्ट। अगर हमारा एक्सपोर्ट्स कम हो गया है क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स अच्छा नहीं है, तो वियतनाम को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, उसका एक्सपोर्ट्स कम नहीं हुआ, तो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री भी बहुत अटेंशन देना है इस सब्जेक्ट को, क्योंकि अनेक रीति में वो चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट्स को और भी अच्छा प्रोत्साहन दे सकते हैं। तो अगर ये नहीं देते, सिर्फ ये ग्लोबल फैक्टर्स ऐसे बोलते, इफ दे लिफ्ट अप देयर हैंड्स, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। So that is another really, a big challenge before this government. We have to pick up our share of world trade, and exports when they fall, it's not just oil related. It is also, gems and jewelry. It is non-oil. बहुत सब सेक्टर में ऐसे हो रहा है। ओके, हमारे देश के उन्नति के लिए डोमेस्टिक डिमांड भी चाहिए, एक्सपोर्ट डिमांड भी चाहिए, और इन दोनों के बढ़ने के लिए जो करना है ये सरकार करना पड़ेगा। नहीं करते तो भारत का हालत बहुत ख़राब होगा। थोड़ा सा जो आपने कहा उसमें एक रिएक्शन चाहूँगा मेघवाल साहब आपका, कि जिन्होंने कहा कि छोटे देशों का अगर देखें तो अभी भी आंकड़ों पर ही अगर मैं बात करूं तो ऊपर की तरफ है, लेकिन भारत में नीचे गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपकी सरकार पर कुछ एक उंगली उठा रहे हैं। ये गौड़ा साहब जो जिसका जिक्र कर रहे थे वो एक्सपोर्ट ट्रेंड का जिक्र कर रहे थे। देखिए, बांग्लादेश से जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है वो ज़्यादा रेडीमेड गारमेंट से जुड़ी होती है। ये हमारे यहाँ भारत में बहुत से ऐसे आइटम हैं वो बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करता। आपने देखा होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मात्रा में कम नहीं हुआ है, वैल्यू में कम हुआ है। और वैल्यू में कम होने का कारण आपका डॉलर और रुपी के बीच का असंतुलन है। उसको गवर्नमेंट देख रही है, सोच रही है, और इस बजट में भी उसकी आपको झलक नजर आएगी। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा गौड़ा साहब को कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मात्रा में कम नहीं हुआ है। आप देखेंगे कितने वैल्यू का जा रहा था, उसमें कमी आई है। आप रुपीज में देखेंगे तो ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो उसके कारण हुआ है, और हम गवर्नमेंट इसमें चिंतित भी है। और हम चाहेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोजगार मिलते हैं, और जब हमारे गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हम रोजगार ज़्यादा उपलब्ध कराएंगे, तो जहाँ जहाँ भी रोजगार की कटौती हमें नजर आती है उस बजट में हम इसको ठीक करेंगे, करेक्टिव मेजर लेंगे, और ये हमारी प्रायोरिटी है। और जो गौड़ा साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है क्या उसका भी इम्पैक्ट का दबाव है कि लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि सूट-बूट की सरकार है, और इसलिए अब सरकार सूट-बूट की बजाय उस सेक्टर पर दौड़ने को तैयार दिख रही है। के लिए आलोचना कर रहे हैं। मोदी जी किस तरह से रहते हैं, वहां जाके कोई देखे तो सही, कितने सिंपल रहते हैं। ये तो इनके काम है आलोचना करना। अब इनका मुख्यमंत्री कितने लाख की घड़ी पहनता था? नहीं, मैं सेक्टर वाइज बात कर रहा हूं। कर्नाटका में इन्हीं का ही मुख्यमंत्री कितने लाख की घड़ी पहनता है? हम इतने इस छोटे स्तर पे उतरे? नहीं, किस आदमी ने किस पर्टिकुलर ओकेजन पे क्या ड्रेस पहन ली थी, क्या हम इससे छोटे स्तर पे उतरे? नहीं, मैं उसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं। कौन कौन सी ड्रेस पहनी थी, कब इंदिरा गांधी ने कौन कौन सी ड्रेस पहनी थी, क्या उस स्तर पे उतरे हम? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं आज के बजट के दिन इनसे अपेक्षा नहीं थी, आज बजट के दिन इनसे अपेक्षा नहीं थी कि ये सूट बूट की सरकार की बात करें। नहीं, मैं तो अच्छी बात कह रहा हूं कि अगर यही एक दबाव है जिसके चलते सरकारें अर्बन से और इंडस्ट्री की बजाय रूरल इंडिया पर फोकस कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से तीस ये एक बेहतर कदम भी हो सकता है। और इंडस्ट्री के लिए विषय नहीं है, ये तो आलोचना कर रहे थे। ये ऐसी आलोचना बजट के समय नहीं करनी चाहिए इनको। चलिए यतीश, जो बात गौड़ा साहब भी करें कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर है, क्या वाकई आपको लगा है पिछले एक दशक में कि उस सेक्टर के लिहाज से सरकार पुश करती रही है बड़ी स्कीम्स को, या फिर उसको एक स्टैंड बाई की पोजीशन में रखा गया जिसको अब मेन स्ट्रीम में लाने की कवायद हो सकती है? देखिए, यूपीए सरकार की जो पॉलिसी रही है वो एग्रीकल्चर को उन्होंने एज ए जो उनका मनरेगा का प्लान ले लीजिए या प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना ले लीजिए, ये सब पेरिफेरल यूनिट थी। मनरेगा का क्या था कि हम आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट गारंटी करते हैं, क्योंकि कृषि से आपकी रोजगार या आपकी कमाई नहीं हो पा रही। तो एक तरह से आपने कृषि को तो छोड़ दिया था। बड़े प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट्स उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। माइक्रो इरिगेशन जो सॉल्यूशन है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने का, वो मतलब ज़ीरो हो गया था। गांव में सड़क बनती है तो गांव के अंदर की सड़क बन रही है कि गांव से कनेक्टिंग कस्बे की सड़क बन रही है। गांव से जब डिस्ट्रिक्ट की सड़क बनती है तो फिर वो
मंडी तक गेहूं सब्जी वो ले जा सकता है। गांव के अंदर सड़क बनती है तो भाई साहब वो सीमेंट की बने या कोलता की बने, वो अंदर ही रहेगी। तो प्राइम मिनिस्टर सड़क निर्माण योजना जो थी वो अंदर, गांव के अंदर की सड़क थी, गांव से शहर की सड़क नहीं थी। तो मेरे को ये लगता है, और भाजपा का थोड़ा सा टॉप एशेलॉन ले लीजिए या मिडिल ले लीजिए, रूरल कनेक्ट है। खेती को शायद वो समझते हैं, मतलब सारे अर्थशास्त्री नहीं हैं, कुछ अर्थशास्त्री हैं, कुछ कृषक हैं। अगर वो दोनों गुटविद के बनाए तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि मतलब अनसॉल्वेबल है। फ्रांस में, यूरोप में हर कंट्री ने अपनी कृषि को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने मदद दी है। उसके बाद ही वो तस्वीर बदली है और दूसरे को एक सपोर्टिंग सिस्टम उसने तैयार किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद ये खास कवरेज लगातार जारी, बने रहिएगा हमारे साथ।